पर्सनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में बिहार जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। आपको रोज सुबह बिहार जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और उस पर जो प्रश्न हम अंतिम पूछेंगे उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या फिर इसमें से कोई नहीं? तो बिहार में जो केला उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वो हमारा हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही हो जाएगा। आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मखान की खेती के लिए देश का जो अग्रणी राज्य है वो हमारा हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मखान की खेती के लिए जो बिहार है देश में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए जलप्रपात से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो जो काकोलत जलप्रपात है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जो काकोलत जलप्रपात है यह बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नवादा। बात करें कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी कि शरावती जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार या फिर पटना? तो सही आंसर हो जाएगा जो कटिहार है यह बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर तर्कशास्त्र के लिए? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? तो देखिए मध्यकाल में नालंदा विश्वविद्यालय को मुसलमानों के द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई गई। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इसके विनाश कारण जो थे वो मुसलमान थे। देखिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था और वहाँ के पुस्तकालयों में जो है आग लगा दी थी। बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की, तो वर्तमान में जो नालंदा विश्वविद्यालय है यानी कि जो नालंदा महाविहार है इसे विश्व विरासत स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल या फिर रॉल्फ फिच? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था उसका नाम है रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। अगला प्रश्न हमारा है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट थे उनका नाम है बृहद्रथ। जो बृहद्रथ है यह मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। तो यह सही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया उसका नाम क्या है? तो गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था उसका नाम है स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त ने जो है हुड़ों को पराजित किया था। बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और यहाँ से समुद्रगुप्त से भी एक प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ या फिर बिंदुसार? तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार हर्यक वंश के। तो दोस्तों अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। और अशोक और बिंदुसार दोनों कौन से वंश के थे? तो ये दोनों थे मौर्य वंश के। और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जो अशोक थे वह मौर्य वंश के थे और उनके पिता थे बिंदुसार।
बात करें कि अशोक की, तो अशोक ने 261 ईस्वी में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था और इसके बाद से ही अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और जीवन भर युद्ध न करने का प्रण किया था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं, उनमें जो प्रयुक्त भाषा है वो है पाली भाषा। ऑप्शन नंबर ए पाली सही हो जाएगा। अधिकतर जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो भी पाली भाषा में ही लिखे हुए हैं और जो जैन ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें पाली भाषा प्रयुक्त हुई है। तो यह याद रखना है कि जो अशोक के शिलालेख थे उसमें पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? यानी कि वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख। तो देखिए पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है वह इंडिका से मिलता है। और बात करें इंडिका किसने लिखा है, तो इंडिका लिखा है मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन किया है। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके अलावा हम अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य और अर्थशास्त्र में जो है एक आदर्श राज्य, आदर्श राजा के गुणों के बारे में, और ये एक राजनीति शास्त्र की प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जो है राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु कौन से वंश के थे? अजातशत्रु जो थे हर्यक वंश के थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बात करें कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। और अजातशत्रु का जो नाम है उसे कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी बिहार में वह अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। और अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा गया है। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। तो इन जो चारों के संस्थापक हैं नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवंती। अजातशत्रु एक हर्यक वंश का शासक था और यह अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वो वैशाली में ही थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किस किया है? निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किसने किया है? तो यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है? सोन नदी, गंगा, कोसी या फिर गंडक? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना जो नदी पथ है यानी कि अपना जो मार्ग है सर्वाधिक बदलती रहती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। इसके अलावा गंगा की बात करें तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। तो कोसी जो है सर्वाधिक अपना नदीपथ में परिवर्तन करती है। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार में जो प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो पाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूम के जो कुछ जिले थे, कुछ भाग थे वह पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बात करें कि बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ,
तो बिहार 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उससे अलग हुआ। और इसके अलावा 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में इनका निर्माण हुआ था। 22 मार्च को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की जो राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था वह था आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज आपको क्या सही प्रश्न बताना है। तो दोस्तों हम पहले कल का जवाब देख लेते हैं। कल का हमारा प्रश्न था कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो टमाटर में लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण जो टमाटर का रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। अब हम आज का प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताना है कि जो उज्जैन है वह किस नदी के तट पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गोदावरी, क्षिप्रा, नर्मदा या फिर चंबल। आपको जो प्रश्न का उत्तर सही लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।